5 राज्यों के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सोचिए, आज 27 और 28 को प्रचार होंगे, आज दूसरा अंतिम दिन है और 30 तारीख को तेलंगाना में वोटिंग होगी और 3 तारीख को नतीजे आएंगे। पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है, इस महासमर पर है और प्रधानमंत्री लगातार धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और वो कभी राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, कभी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि 2023 का जो ये सेमीफाइनल है वो किसके पाले में जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबको अब चुनाव में बेसब्री से इंतजार रहेगा। 3 दिसंबर को, आज 27 है, आज प्रचार होगा, 28 को प्रचार होगा। तेलंगाना में सारी पार्टियों ने दम झोंक दिया है, लेकिन सोचिए, एक आरएस परवीन, केसीआर, बीजेपी और कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों को, युवाओं को इसी तरह से राजनीति में आना चाहिए और अपना दमखम दिखाना चाहिए। अगर मैं आपको पूरा चुनावी अपडेट दूं तो सबसे पहले 7 तारीख को मिजोरम में वोटिंग हुई थी। 40 विधानसभा की सीट है, वहां 20 सीटों पर तो बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। सारे ट्राइबल पार्टियों ने उनसे किनारा कर लिया था। गठबंधन में बीजेपी सरकार चला रही थी और कोई उसके साथ नहीं गया क्योंकि सारे आदिवासी नाराज हैं मणिपुर की घटना को लेकर। सोचिए, आज भी मणिपुर में इंटरनेट नहीं लागू है और वहां ट्राइबल पार्टियों ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, अकेले वो लोग लड़ रहे हैं। तो वहां भी बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, 20 सीटों पर तो कैंडिडेट ही नहीं मिला। तो सोचिए, ट्राइबल समाज में कितनी जागरूकता आ गई और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सो कॉल्ड बड़ी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं मिला। उसके बाद छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें पहले फेज में 7 तारीख को वोटिंग हुई थी और दूसरे फेज में 17 तारीख की वोटिंग हुई थी। मनुवादी मीडिया बताएगा कि कांग्रेस और बीजेपी में ही मुकाबला है, जबकि ऐसा नहीं था। वहां बीएसपी ने बड़ा कदम उठाया था और गोंडवाना के साथ गठबंधन किया था, जो ट्राइबलों की पार्टी है और ट्राइबलों में कितनी जागरूकता है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वहां दाऊराम रत्नाकर और पाम से बीएसपी के जो विधायक हैं, उन सब ने बड़ी रणनीति बनाई थी और उसके बाद वहां भी कांग्रेस और बीजेपी सत्ते में है। और मेरी जानकारी में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं लोगों ने, युवाओं ने, बहुजन समाज के युवाओं ने, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि 10 से 15 सीटें बीएसपी जीतने जा रही है और अगर 10 सीटें तक वो जीतती है तो बाजी जो है वो बीएसपी के हाथ, चाबी बीएसपी के हाथ में रहेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि मैं अब सत्ता में भागीदार बनूंगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। न कांग्रेस न बीजेपी, चाबी किसी और के पास होगी। याद है मधु कोरा, झारखंड में इकलौता निर्दलीय विधायक जो मुख्यमंत्री बने थे क्योंकि सत्ता की चाबी उनके पास थी। और इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि बहुजनों को मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चुनी चाहिए। तो हो सकता है इस बार छत्तीसगढ़ में आपको मजबूर सरकार मिले। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी का खेल चलता रहा है शुरुआत से, लेकिन इस बार बात अलग है, बात खेल अलग है। ओबीसी महासभा जैस, बहुजन समाज में जिस तरह से जागरूकता आई है और जिस तरह से बीएसपी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वो भी बड़ा खेल कर सकती है। उनके एक सीटिंग विधायक भी हैं। उसके बाद सपा और कांग्रेस को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह का विवाद हुआ, बालाघाट से लेकर 70 सीटों पर बीएसपी और सपा की ताकत दिखी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के 4-5 ऐसे सीट हैं जहां नामांकन में ही 1-1, 1.5 लाख जुटे थे, तो उसमें से भी कुछ सीटें निकल सकती है। मतलब मध्य प्रदेश में भी बहुमत की सरकार तो नहीं बनने जा रही है और चाबी बीएसपी, सपा और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के हाथ लग सकता है। 10-5 सीटों का उलट फेर होगा क्योंकि पिछली बार क्रूशियल लड़ाई थी। 1 या 2 सीटों से बीजेपी ने, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और बाद में कांग्रेसी सब बीजेपी में चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया से। उसके बाद आपको ले चलते हैं राजस्थान। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बहुजन नाराज है बीजेपी से, उसी तरह से बहुजन राजस्थान में भी नाराज था कांग्रेस से, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। इसी बीच पिछली बार 6 सीटें बीएसपी ने अपने दम पर जीती थी, सपा ने भी जीती थी 1 सीट शायद। अब इस बार बीएसपी के विधायकों को खरीद लिया था कांग्रेस ने, उसका भी बदला बीएसपी इस बार ले रही है और जमकर चुनाव प्रचार किया है। मायावती जी ने चुनाव प्रचार किया, वहां भी आपको नतीजे चौंकाने वाले होंगे और 10 सीटों का आकलन हो रहा है। वहीं इस बार सबसे बड़ा खेल राजस्थान में चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल की टीम ने किया है और इन दोनों का गठबंधन में जिस तरह की भीड़ जुटी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और फिर सत्ता की चाबी गठबंधन के पास चली जाए
तो आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे सवर्ण मीडिया, सवर्ण पत्रकार दिन रात कोशिश करता है कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन बहुजन समाज की चेतना बहुत बढ़ रही है। ट्राइबल पार्टियां भी वहां चुनाव लड़ रही है। उसके बाद आपको लेके चलते हैं, वहां भी चुनाव होगा। सोचिए किस तरह से अशोक गहलोत ने सरकार बचाई है, वो वही जानते हैं। नहीं तो पता नहीं कब बीजेपी वाला कांग्रेस वाला बीजेपी हो जाए। अब आते हैं आपको तेलंगाना में 30 तारीख को वोटिंग है। 28 तारीख तक चुनाव का प्रचार होगा। केसीआर 10 साल से सत्ता में है। वहां कांग्रेस और केसीआर और बीजेपी के ट्रायंगुलर अगर आपको लड़ाई लग रहा है तो आप गफलत में हैं। अकेले आरएस परवीन ने बीएसपी को वहां खड़ा कर दिया है और लगभग 5 से 10 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। बहुत क्रूशियल सीटें होंगी और बिना गठबंधन सरकार बनती हुई नहीं दिख रही। आप हमसे लीक कर ले लीजिए कम से कम तेलंगाना में। आरएस परवीन के बारे में थोड़ा सा बता दें, वो आईपीएस थे, चाहते तो रौबदार नौकरी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो कठिन रास्ता चुना और उन्होंने बहुत काम किया है। आरएस परवीन शिक्षा विभाग में रहे, सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया, आंध्रा का, तेलंगाना का, और तेलंगाना में सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया। उस स्कूल से लोग आईएएस बन रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश स्कूल में तब्दील किया और आरएस परवीन के इस काम को लेकर वहाँ की जनता और खासकर बहुजन समाज बहुत जागरूक है। तो ये सबसे चमत्कारी होगा। वहीं आपको बता दें कि 2018 में भी कांग्रेस ने इसी तरह से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। कर्नाटक में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, लेकिन बाद में कांग्रेसी जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको पता ही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनकी विचारधारा सेम है, सब कुछ सेम है, वो इधर उधर होते रहते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। वहीं आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कांग्रेस बीजेपी हो गई थी। ओबीसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसलिए छत्तीसगढ़ बचा लिया था क्योंकि वहां ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी के साथ विधायक थे और वो पाला नहीं बदलना चाहते थे। नहीं तो वहां भी उनके एक सवर्ण नेता ने खेल कर दिया था। और उसका राजस्थान में जो हुआ वो सब आपको पता है, सचिन पायलट और गहलोत के बीच किस तरह से। तो बीजेपी की सरकार कब, कांग्रेस की सरकार कब बीजेपी हो जाए ये किसी को पता नहीं, चलते देर नहीं लगती है। वहीं इसी बीच सबसे बड़ी खबर है, सोचिए बहुजन समाज को लेकर बहुजन दलों में किस तरह की जागरूकता है। पटना के गांधी मैदान में संविधान दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसको भीम संसद का नाम दिया गया। इसमें नीतीश कुमार ने अपना भाषण दिया और तो पूरे देश के बहुजन, तो एससी एसटी ओबीसी की यूनिटी बन रही है। आप देख सकते हैं बहुजन दल बहुत खुलकर अब सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था कि भीम संसद हो। तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भीम संसद का आयोजन हुआ, यह भी चमत्कार है। उसके बाद सोचिए चेन्नई में आज संविधान दिवस पर किस तरह से चेन्नई में अखिलेश यादव और स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बीपी सिंह की बड़ी आदमकद मूर्ति का शिलान्यास किया, मूर्ति का अनावरण किया। बीपी सिंह सोशल जस्टिस के मसीहा, वो न होते तो प्रधानमंत्री थे। मान्यवर साहब ने जो आंदोलन चलाया और लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, तमाम बहुजन नेता जिन्होंने जगदेव बाबू के सपनों को पूरा किया, सोनेलाल पटेल जो थे। उसके बाद आपको बता दें कि किस तरह से सोनेलाल पटेल का आंदोलन था। उसके बाद आपको बता दें कि जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, इन तमाम आंदोलनों को अमली जामा पहनाया गया और किस तरह से सोशल जस्टिस की लड़ाई को जिंदा किया गया। और ये बड़ी कामयाबी थी बहुजन समाज के लिहाज से। तो ये चमत्कार से कम नहीं था और अब जाकर बीपी सिंह को भी क्रेडिट मिल रहा है। तो बहुजन समाज के नेता और तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब सोशल जस्टिस को लेकर लगातार जागरूक हो रहे हैं और वो दौर खत्म हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ती जाएगी। जैसे आज के डेट में सवर्ण समाज पहले कांग्रेस को वोट करता था, लेकिन आज के डेट में वो एकजुट बीजेपी को वोट करता है। उसी तरह से इस देश में जो भी गैर सवर्ण पार्टियां हैं, सवर्णों, कांग्रेस, बीजेपी, ममता, नवीन पटनायक, इनके पास 5% से 10% से ज्यादा वोट नहीं है और वो भी अब बीजेपी को मिलता है। तो गैर बीजेपी जितनी पार्टियां हैं वो सब एससी एसटी ओबीसी के लोग चला रहे हैं, किसान कम्युनिटी के लोग चला रहे हैं, लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। सोचिए वहीं संविधान दिवस पर बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण हुआ सुप्रीम कोर्ट में और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और जजों की भर्ती जो है वो एग्जाम से होना चाहिए। ये भी ऐतिहासिक है, लेकिन दिलीप मंडल ने तंज किया है कि डीवाई चंद्रचूड़ बढ़िया बोलते हैं, जय भीम भी बोलते हैं, अमेरिका जाकर मूर्ति भी लगवा दिया,
लेकिन वो कोलिजियम सिस्टम नहीं हटाएंगे और SC ST OBC के जजों की भर्ती नहीं करेंगे। ये सवाल पूछते रहिए। अभी शेड्यूल कास्ट के 3 जज हुए हैं, OBC के नहीं है। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।